हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने डिफरेंट कंडीशंस में फाइंड की थी। पॉइंट चार्ज के थ्रू फाइंड की थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू फाइंड की थी। उसकी हमने 3 कंडीशंस बनाई थी: अच्छी स्थिति, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और एट एनी इंस्टेंट पॉइंट पी। आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण। तो पेन और कॉपी उठाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9। तो आज मेरा जो टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। कोई रिंग है जिस पर एक समान रूप से चार्ज क्या हुआ है, फैला हुआ है। जैसे कि हमने एक रिंग बना रखा है, इस पर कौन सा चार्ज फैला हुआ है, प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है। आप देख भी रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज इस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया ए बी। ठीक है, पहले कुछ बातें समझते ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चार्ज रिंग होगा ऐसे, इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर, आर नहीं एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फिर समझ लीजिए, एक समान रूप से आवेशित वलय है, इसके केंद्र O से x दूरी पर एक पॉइंट P है जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जूम करते हैं इसको, कुछ इस तरह आपको दिखेगा। अब मैंने क्या किया, ऐसा करने के लिए एक वलय से किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इस पर एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया AB। चार्ज इस पर क्या हो गया, डेल्टा Q या dQ। अब इस सेगमेंट से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी थी, R। ठीक है, इसके सेंटर से इस पॉइंट P की दूरी कितनी है, x। इसका रेडियस कितना है, a। ठीक, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए तो लिखेंगे क्या, अवयव, लिखेंगे अवयव AB के कारण, AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से समझिए, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा E बराबर 1/4 डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। मेरी बात ध्यान से समझे, हमें इस वलय के कारण निकालना है, ना कि इस अवयव के कारण। लेकिन हम वो अवयव का ही अप्लाई करेंगे क्योंकि हम पॉइंट चार्ज के कारण ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़े हैं। तो एक पॉइंट चार्ज की तरह ये ट्रीट करेगा, बहुत छोटा है, बहुत छोटा सेगमेंट है, लग रहा है ना बहुत बड़ा, बहुत छोटा है ये। तो इस छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले ये समझिए कि ये कौन सा आवेश है, प्लस क्यू है, धन आवेश है। और धन आवेश के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आवेश से दूर होती है, उस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो इस पॉइंट और इस लाइन को जो मिला रही है रेखा, इसके ठीक अनुदिश ये हो गई डेल्टा ई। इसी तरह अगर मैं नीचे भी वो सेगमेंट मानूं, A डैश B डैश मान लूं, चार्ज डेल्टा Q ही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है। तो उसके थ्रू भी हमें जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, डेल्टा E। उस वो भी इस हॉरिजॉन्टल से या इस सेंटर से जाने वाली रेखा से कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण। तो अब अगर डेल्टा E के 2 कंपोनेंट हम बनाएं तो एक कंपोनेंट हमारा बनेगा डेल्टा E cos थीटा और एक बनेगा डेल्टा E sin थीटा। तो जो डेल्टा E cos थीटा होगा वो दोनों, देखो इस और इस सेगमेंट के थ्रू अगर ऐसे आ रहा है तो पूरे सेगमेंट के थ्रू निकालोगे तो सब डेल्टा E cos थीटा एक ही दिशा में होगा। लेकिन जो डेल्टा E sin थीटा है, क्योंकि यहाँ भी डेल्टा E है, यहाँ भी डेल्टा E है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर तो हैं लेकिन अपोजिट है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से चूंकि जो आपको रिंग दिख रहा है ना, वो ऐसे नहीं है जैसे आपको दिख रहा है, इस तरह से नहीं है, वो इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे जैसे मैंने बनाया सर्कल, ये इस तरह से है। ठीक है, तो आप यहाँ निकाले हो, यहाँ निकाले हो, यहाँ निकालोगे, हर जगह निकालोगे तो ये क्या होगा, डेल्टा ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो पूरे वलय के कारण, तो लिखेंगे पूरे वलय के कारण, वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भाई, फटाफट बताइए। वो हो जाएगी डेल्टा E बराबर सिग्मा 1/4 डेल्टा Q अपन R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यानी कि जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, आप इस तरह मत लिखिए,
एक काम और एक स्टेप में पीछे करूं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा। देखिए जो डेल्टा ई कॉस थीटा इसके कारण आया है, जो इसके कारण आया है, ऐसे बहुत सारे अवयव होंगे इसमें, तो सबके कारण जो आएगा उसी को क्या कर दीजिए आप अलजेब्रिकल सम कर दीजिए। नोट हो गया यहाँ तक? चलिए ये हो गया। अब यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा तो रहेगा ही रहेगा, डेल्टा ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू cos थीटा। ठीक है, अब हम चूंकि हम यहाँ से कुछ बातें समझेंगे। देखिए डेल्टा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो बाहर होना है, उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लीजिए, 1/r स्क्वायर बाहर होगा, cos थीटा बाहर होगा, चेंज होने वाला है सिर्फ डेल्टा क्यू। सिग्मा जो होगा समेशन जो होगा वो डेल्टा क्यू का होगा। क्योंकि डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आएगी सिग्मा के टर्म में वो क्यू आ जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे अवयव पे जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू है, और पूरे वाले पे कितना है, यहाँ छोटा सा मैंने लिखा था, पूरे वाले पे तो क्यू है। एंड यहाँ से cos थीटा जो होता है, cos थीटा क्या होता है, तो वो होता है आधार बटा कर्ण, तो यक्स अपॉन आर। चूंकि आप आर की जो वैल्यू निकालोगे तो होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2। ठीक है, ये कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा कि r का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको r मिल गया, आपको यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, r की वैल्यू पुट कर लेंगे, सही है, cos थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, और सिग्मा क्यू की, तो पहले इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। नोट हो चुका है, थोड़ा सा मिटाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जिससे हमारा काम चल जाए। अब आइए देखिए यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, क्या होगा 1/r स्क्वायर इंटू cos थीटा इंटू सिग्मा डेल्टा क्यू से। तो मैं एक बार और लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा रहेगा 1/r स्क्वायर, जब r का स्क्वायर करोगे तो ये पावर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा है x अपॉन r, तो x अपॉन r ही रहने दो इनटू q, डेल्टा q की जगह सिग्मा डेल्टा q की जगह q हो गया। तो E इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x q x हो जाएगा, और यहाँ पे r की वैल्यू रख लो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। रखिए भाई r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये तो हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू रख दिया बने, यहाँ r है ना, x अपॉन r है, देखिए x अपॉन केवल r है, तो 1/2। अब यहाँ 1 पावर है और इस पर 1/2 है, दोनों ऐड कर लेंगे तो E इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए पॉज करके, बाकी आगे बढ़ाते हैं। पहले इसको नोट करिए, नोट हो गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। मैं इस फॉर्मूले को केवल रहने देता हूं, इस फिगर पर रहने देता हूं। कुछ कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, ध्यान से मेरी बात सुने। कंडीशन नंबर फर्स्ट प्लीज, कंडीशन नंबर फर्स्ट में कहें यदि x इक्वल टू 0, व्हाट x 0 हो, दैट मींस जो पॉइंट P है वो सेंटर पे आ जाए। सो इसलिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा O। ठीक है, जहां P है वो O पे आ जाएगा, अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं, अर्थात वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पे। तो अगर x 0 करोगे आप तो q का 0 में मल्टीप्लाई, यानी कि पूरा ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 बटे संख्या पूरा 0 हो जाएगा। तो आइए करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक बार लिखते हैं। E इक्वल टू देन तब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 0 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2। तो मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, 0 का स्क्वायर डजंट मैटर, ये 0 हो गया, तो E इक्वल टू क्या हो गया 0। तो कोई पूछे आपसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या होगा, वो 0 होगा। पॉज करके नोट करिए इसको फटाक से। चल अब आइए दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है, कंडीशन नंबर सेकंड ये कहता है
कि इफ x इज ग्रेटर देन a, व्हाट इज दिस? ये क्या है? x इज ग्रेटर देन a का क्या मतलब हुआ? मतलब ये है ये जो डिस्टेंस x है ना वो पता नहीं कहां पे है, बहुत दूर है। जब ये पॉइंट आगे बढ़ाते जाओगे बहुत ज्यादा दूर कर दोगे आप इस a के कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा? x लगभग 0 हो जाएगा, x स्क्वायर लगभग 0 हो जाएगा, तो x बहुत कम हो जाएगा, सॉरी a स्क्वायर लगभग 0 हो जाएगा। x बहुत बड़ा है, सो इसलिए क्या हो जाएगा? e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन, देखिए हम जो भी वैल्यू लिखने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2, ठीक, a 0 हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन, ठीक है, ये 0 हो गया तो x स्क्वायर पर 3/2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो e इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन qx अपॉन x क्यूब, एक x से एक x क्यूब कटेगा तो हमारा फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर। व्हाट इज दिस? आप याद करिए, वीडियो लेक्चर नंबर आपको 7 में पढ़ाया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आप ध्यान से समझिए कि ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर रिंग है ना, जब ये बहुत दूर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले लेंगे, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है और उससे बहुत अधिक दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, उसके रेडियस के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग किसकी तरह बिहेव करेगा? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर न्यूटन पर कूलॉम। पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए तीसरे कंडीशन की बात करते हैं, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की दशा में। जब हम कहें कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग से मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर होगा, ठीक है, तो वहां पे आप समझना होगा कि अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दशा में जब कंडीशन आएगा तो जो dE अपॉन dx है वो 0 होगा। मैक्सिमम की कंडीशन में dE अपॉन dx इक्वल टू 0 होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो कितना आना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा x क्या है? उस सेंटर से वो डिस्टेंस जहां पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। जब हम E की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2, उसको सॉल्व करेंगे समाकलन के मेथड को अवकलन को यूज करके, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? a/√2 प्लस माइनस का मतलब क्या है समझिए, मतलब ये है कि इस सर्कुलर रिंग से इसके सेंटर से ये a डिस्टेंस है, ठीक है, इसका रेडियस है, मतलब इसके केंद्र से या तो a बटा कर्णी में 2 दूरी इधर या इधर, प्लस और माइनस का मतलब ये हुआ, अगर ये हम ओरिजिन ले लें तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होगा, तो इतनी डिस्टेंस पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? एंड Emax इक्वल टू Emax जो मिलेगा वो मिलेगा Q, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे ना, Q मिलेगा 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ठीक है, ये आप नोट कर लें। डेरिवेशन कोई बहुत जरूरी नहीं है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपके बोर्ड और कंपटीशन दोनों में काम करेगा, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक को देखेंगे। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि कोई एक एक्सटर्नल फील्ड होगा, लिखा हुआ है इंग्लिश में मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा, कहीं पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है? हमने बताया था कि जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह एक समान हो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी रखा है, ध्यान से देखिए फिगर को, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रख दिया, उसमें कैसे रखा हुआ है ये वैद्युत द्विध्रुव? थीटा एंगल बना रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ वो थीटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है।
अब देखिए जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो डायपोल में दो चार्ज होंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू होंगे, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट साइन, और डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच की कितनी है, 2l है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जो हमारे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, तो हमने पढ़ा है E = F/Q, यहां से F = Q × E, तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेंगे, Q × E। अब ध्यान से समझिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसका जो डायरेक्शन होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, मेरी बात ध्यान से समझिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, यानी कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इधर नेगेटिव होगा। जिधर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही प्लस चार्ज पे फोर्स लगता है। तो देखिए प्लस चार्ज पे फोर्स उधर ही हो गया, F = Q × E, और माइनस चार्ज पे उसके अपोजिट हो गया। अब समझने जैसी बात क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टार्क आया कहां से, टार्क होता क्या है, बल आघूर्ण क्या है। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या है कि जब हम इसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो इस पर एक ऐसा बल का जोड़ा, बल का युग्म लग रहा है, ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं जो इसको रोटेट करके, इस पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमा करके उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल घूम करके ऐसे हो जाए। अगर मैंने कहा कि ऐसे रखा हुआ है तो ये ऐसे हो जाए, ठीक है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है Q × E और एक भी दूसरा वाला भी Q × E। अब ध्यान से समझने जैसी बात क्या है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। अब आप कहोगे कि सर दो फोर्स हैं, दोनों अपोजिट है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड क्या है, तो नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों, समझने जैसी बात है। ये जो फोर्स है इसका जो लाइन एक्शन है वो ये है, इसके बल की क्रिया रेखा कुछ ऐसी ये वाली हो गई, इस फोर्स की क्रिया रेखा कुछ ऐसी हो गई। जब दो बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, ठीक है ना, जब दो बलों या दो से अधिक बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हों तो वो कभी उनका मैग्नीट्यूड सेम होने पर भी उनका कभी रिजल्ट 0 नहीं होता है। अगर यही चीज ऐसे होता कि ये फोर्स इस पॉइंट पर इधर लग रहा है और इसी पॉइंट पर उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर लगता, तब यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे बन नहीं रही है। अब होगा क्या, दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है, तो ये क्या करेगा, ये फोर्स इसको इधर ले जाना चाहेगा, ये इधर ले जाना चाहेगा, तो दोनों मिल करके एक बल का युग्म बनाएंगे, और वो बल का युग्म क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने की क्षमता रखेगा, इसको रोटेट कराने की क्षमता रखेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसको घुमाएगा। तो कैसे घुमाएगा, देखिए ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है, तो इन दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग होने की वजह से ये बल के युग्म बन जाएंगे, और यही बल युग्म क्या करेगा, ट्राई करेगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल को सीधा करने के लिए। समझ में आ रही है बल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो इसमें जब इसको किसी और घुमाएगा तो कोई एक्सिस के थ्रू घुमाएगा, ठीक है, जो इसकी रोटेशनल एक्सिस होगी, ये इसकी रोटेशनल एक्सिस होगी, तो जो इसका घूर्णन अक्ष होगा उस घूर्णन एक्सिस के थ्रू ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने पर जो इस पर बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, बल युग्म का आघूर्ण टाउ, वो क्या हो जाएगा, टाउ। वो बल आघूर्ण क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बल फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एक्शन ऑफ लाइन ऑफ बोथ फोर्सेस। मैं ऐसे लिख देता हूं, आप ऐसे नीचे से सही से, बल आघूर्ण बराबर, बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो अगर मैं टाउ बराबर फाइंड आउट करूं तो कोई बल ले लीजिए, चाहे F1 चाहे F2, F ले लीजिए, और क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, मैं इसको मिटा के आपको बताता हूं, ये हो जाएगा
और ये हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 2l sin थीटा। कैसे भाई? थीटा के पास, थीटा के सामने जो भुजा होती है वो होती है लंब। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कर्ण आपको पता है 2l, तो लंब कैसे निकल जाएगा 2l sin थीटा, तो ये हमारा लंब आ जाएगा 2l sin थीटा। तो f इंटू क्या हो जाएगा 2l sin थीटा। क्योंकि आप पढ़े हैं f इक्वल टू q इंटू ई, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा q इंटू ई इंटू 2l sin थीटा। यहाँ से टाउ इक्वल टू मैं 2 को 2l और q को एक साथ ले लूँ, तो q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। आप तुरंत समझ गए होंगे, अगर मेरा पिछला वीडियो लेक्चर आप देखे हैं तो आप जानते हैं q इंटू 2l को क्या कहते हैं p, तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये हमारा बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए मैं एक बार और फिर से आपको समझा देता हूँ मैं करना क्या था। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, उस पर आपको बताना है कि कितना टॉर्क लगेगा, कितना बल आघूर्ण लगेगा। फिर मैंने कहा कि बल आघूर्ण हुआ कैसे। मैंने कहा कि इनके जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि दो चार्जेस होंगे, बल जो दोनों आवेश पर बल लगेगा वो दोनों समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों आवेशों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ये भी Q है और ये भी Q है, बस साइन अपोजिट है। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव अगर होगा तो आवेश समान होंगे, चिन्ह विपरीत होगा। अब इस पर लगने वाला बल Q इंटू ई हो गया, यहाँ पे लगने वाला बल भी Q इंटू ई हो गया। डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है, अपोजिट है, बट इनकी क्रिया रेखा भी अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है वो भी डिफरेंट है। इसकी वजह से दोनों मिल करके एक कपल बनाएंगे, बल का एक जोड़ा बना लेंगे, और ये बल का जोड़ा क्या करेगा, इसको घुमाने की क्षमता रखेगा, ऐसे इसको रोटेट कराएगा, और जब रोटेट कराएगा तो इसी को किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट करेगा। जो इसकी रोटेशनल एक्सिस होगी वो तो होगी होगी, और ये जो घूमेगा उसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। इसी को कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। और टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा मान लीजिए ये बी है, ये ओ मान लीजिए, तो बी ओ अपन क्या हो जाएगा ए बी, तो बी ओ इक्वल टू क्या हो गया ए बी साइन थीटा। ए बी की वैल्यू क्या है 2l, तो यहाँ हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे 2l साइन थीटा, बल की जगह f, टाउ टार्क हो गया, f बराबर q इंटू ई, यहाँ से हमें मिला है q ई हमने पुट किया। हमने पढ़ा है q इंटू 2l क्या होता है p, तो उसकी जगह हमने p लिख दिया, और p ई साइन थीटा। प्लीज पॉज करके इसको नोट करिए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो क्या होगा बताइए। वेक्टर निरूपण में क्या हो जाएगा, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो आपसे अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पूछे तो आप इसको भी आसानी से बता सकते हैं। कुछ कंडीशंस की बात यहाँ भी करेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर मैं ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा हूं वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दूं, पहले ही मैं ऐसे न रख करके ऐसे जाकर रखूं, हम कह सकते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव क्या हो वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, समांतर रखा हो तो क्या होगा थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो क्योंकि थीटा किसके किसके बीच का कोण है पी और ई के बीच का कोण है। अगर मान लो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये ई का डायरेक्शन हुआ, और अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखोगे -q से +q, तो यहाँ भी डायरेक्शन वही होगा, पी और ई सेम डायरेक्शन में होगा, तो थीटा 0 बन गया। अगर थीटा 0 बन जाएगा तो हमारे पास ये टाउ बराबर क्या आ जाएगा बताइए पी ई साइन 0 अंश, साइन 0 का मान 0 होता है, तो टाउ क्या हो जाएगा मेरे लिए 0। तो बल आघूर्ण इस पर क्या आ जाएगा 0, यानी इस पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। चलिए दूसरी कंडीशन की बात करें, मिटा दे इसको। दूसरी कंडीशन की बात करें, समांतर की जगह अगर हम लंबवत रखते हैं, ठीक है, समांतर की जगह हम कैसे रखते हैं
लंबवत परपेंडिकुलर रखते हैं तो क्या हो जाएगा थीटा 90 डिग्री, तो टाउ बराबर हो जाएगा पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू ई। यहाँ जो कंडीशन आया आपको टाउ बराबर पीई में, यहाँ आपको टाउ मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे है और घुमा करके इतना करना। तो इस दशा में टाउ मैक्स होगा, टाउ बराबर इस दशा में टाउ मैक्स होगा, तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए पी इंटू ई। यहां से आप पी निकालना चाहें तो टाउ मैक्स अपन क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन अगर हम ले लें, तीसरा कंडीशन बताओ इसको, बोलिए समझ में आ रहा है? थीटा 90 होगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तीसरा कंडीशन ये है कि समांतर परंतु अपोजिट रखा हो, ठीक है, समांतर रखा हो पर वो डायरेक्शन अपोजिट हो, ये प्लस वाला इधर रखा हो, माइनस वाला इधर रखा हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर व विपरीत रखा हो, समांतर व विपरीत रखा हो, तो थीटा क्या बन जाएगा 180। आपको मालूम है दो वेक्टर्स अगर अपोजिट है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, उनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। वही कंडीशन यहाँ है, तो टाउ बराबर पी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, साइन 180 डिग्री का मान सोचिए क्या होता है 0, तो टाउ क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन में भी उस पर कोई टॉर्क नहीं काम करेगा, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो यहां तक नोट हो चुका। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। अभी तक हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1 से लेकर के आज के वीडियो लेक्चर नंबर 9 तक की बात मैं कर रहा हूं। हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा, कूलॉम्स लॉ पढ़ा, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस पढ़ा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा, फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे उसमें, फिर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की, फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के थ्रू निकाला, डायपोल्स के थ्रू निकाला, आज हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के थ्रू निकाला, यहाँ तक कि हमने ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रखा तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा ये भी हमने आज पढ़ा। अभी तक मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्स लॉ तो बड़े टॉपिक्स के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स को इंक्लूड करके डिस्कस किया। अब मेरा जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या हैं उनको करेंगे, और कुछ कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स की भी बात करेंगे। मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसमें मैक्सिमम आपको जो मेरा मटेरियल मिला होगा आपको लगा होगा कि सर ने बहुत ईजी वे में लगभग हमारे बोर्ड की चीज़ों को कंप्लीट कराया है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं एकेडमी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेके चलूँगा, पर मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे किस तरह से आपके सामने रखना है। पहले मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई, बहुत जनरल चीज़ें जो आपको पढ़नी है वो चीज़ें बताई हैं, और कोशिश ये करूँगा कि इन चीज़ों को पहले रेफरेंस दे करके इसको अच्छे से प्रिपेयर कर जाइए। मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको कॉन्टिन्यूअस मिलेंगे, इस बात पर भरोसा रखिए और इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप टू द पॉइंट काम कर सकें, रेगुलर पढ़ें, नोट्स बनाएं, बुक्स वगैरह को खोल के पढ़ें। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ मटेरियल वही आप सिर्फ अपने नोट्स में लिख लीजिए। आप प्लीज़ बुक्स को ओपन करिए। किताबें इसीलिए बनी हुई हैं कि आप उनको अच्छे से डिस्कस करें, उनके बारे में पढ़ें, उनको और अच्छे से सीखें, तब जाकर के एक बेटर आपका नोट्स बनेगा और बेटर आप नॉलेज पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो मेरा लेक्चर नंबर 10 और 11 हो दोनों क्वेश्चन बेस्ड हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस और कुछ कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स जो इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं विगत वर्षों में आए हैं, नीट में, जेई में, मैं उनको कराऊंगा आपको। तो प्लीज़ तैयार रहिए क्वेश्चंस करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, क्वेश्चंस तब तक आप अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे। किसी बहुत अच्छे बुक्स के राइटर हैं नीरज कुमार, वो लिखते हैं कि नोबडी कैन बी क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स इफ ही हैज नो आइडिया अबाउट थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। उनके कहने का यही मतलब है कि आप बहुत सारे सवाल लगा लीजिए, दुनिया में सिर्फ सवाल ही लगाइए बैठ के सुबह से शाम तक, आप कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास उसका कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छे से नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि आपको पहले कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो जिन्होंने मेरे चैनल पे जो लोग आज पहली बार आए हैं, नए हैं,
उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप पुराने वीडियोस को देख लें, सिस्टमेटिक वे में क्रम से देख लें और नोट्स को तैयार करें। और प्लीज़ होपलेस ना हो, थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी है, मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं, 1 दिन 2 दिन का गैप आ जा रहा है वीडियो में, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि अगर आपको धीरे धीरे कंटिन्यूटी मिल जाएगी, लेकिन अभी जो मिला है उसको तैयार करें। तो 8 से 9 आज के वीडियो लेक्चर को मिला करके 9 वीडियो लेक्चर पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको खूब अच्छे से प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए और प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। घर पे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप सेफ्टी के साथ घर रहिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आपसे कि अच्छे से पढ़िए, इसको प्रिपेयर करिए। और जिन लोगों ने पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, नए हैं, तो पहले पुराना देख लीजिए, ताकि आपको ये जो आज का टॉपिक है उनसे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं, तो उनको आप तैयार किए रहेंगे तो आप लिख सकते हैं आसानी से। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए और प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार करिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।